जिन मजदूरों की वजह से हमारे देश का जो विकास हो रहा है, विकास की नींव में जिसका सबसे ज्यादा योगदान है, जो मजदूर आज सबसे पीछे है या जो आज देश की राजनीति में नहीं है, और उनके लिए नए नए कानून और श्रम संहिताएं जो आ रही है, उसको लेके आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें जो प्रवासी मजदूर है, जो अनौपचारिक है, सरकार ने श्रम कानून में बदलाव लाए हैं और जो 4 कोड लागू किए हैं, उसकी हमारे मजदूरों पे क्या असर होगी, उसको लेके अभी हमारा अगला सत्र शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले कल जो बातें हुई थी उसमें माइग्रेंट के लेबर के वर्कर राइट्स की भी बारे में बात हुई थी। लेकिन वो राइट्स की मेरे को लगता है कि उसको मैं शुरुआत करूंगा उससे कि वो राइट्स, लेकिन वर्कर्स का तो राइट है, ठीक है, लेकिन स्टेट का क्या है, तो वो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि वर्कर्स का जो राइट है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसका दायित्व है, जो कि राइट्स हमारे फंडामेंटल राइट्स से आते हैं, और जो ऑब्लिगेशन है वो चैप्टर 3 से, जो स्टेट की ड्यूटी है उससे आते हैं, ठीक है। तो अब वो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर शुरू करके, और कल बहुत क्लियरली हमारे सामने नहीं आया था, लेकिन वर्कर्स राइट तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, वो फंडामेंटल राइट है, कल इसके बारे में बात हो गई थी। लेकिन आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि डिग्निफाइड लिविंग वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए फूड, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग वेजेस, ये 5 चीजें जरूरी है, ये 5 चीजें जरूरी है, ये 5 राइट्स हैं। अब ये राइट्स कैसे होंगे? अब इसमें स्टेट का ऑब्लिगेशन ये है कि इन राइट्स के लिए, जो कि सोशल जस्टिस का भी पार्ट है, तो इन राइट्स के लिए हमको ऐसा सिस्टम बनाना है। आर्टिकल 39C में देखिए आप, ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन करेक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है। लेकिन हमको मालूम है कि अभी सिर्फ 10 परिवार ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास में 41 लाख करोड़ है, पैसा है, वो मैं उसमें नहीं जा रहा। लेकिन अभी कंसंट्रेशन जो है वो कम होना चाहिए, और ये जरूरी है। क्यों? कि पूरी सोशल सिक्योरिटी पे भारत में 2% जीडीपी भी खर्च नहीं होती है, जो कि दुनिया में करीब करीब सबसे कम है। 4% 5% जीडीपी तो हमारे को कम से कम खर्च करनी ही चाहिए सोशल सिक्योरिटी पे, ठीक है। तो वो एक इशू है, तो ये एक ऑब्लिगेशन है सरकार का जो पूरा नहीं हो रहा है। दूसरा है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क, और हमारे माइग्रेंट लेबर की क्या स्थिति है कल हमने बहुत सुना है, ठीक है। तो क्या वो राइट मिल रहा हुआ है हमको? वो ये ऑब्लिगेशन सरकार का पूरा नहीं हुआ है, ये साफ है। अब ये कैसे करेगी? इसमें साफ साफ लिखा है कि सुटेबल लेजिस्लेशन, मतलब सरकार कानून बना के ये अधिकार देगी, ये सरकार की ड्यूटी है, और ये कोर्ट्स हैं वो उसी ड्यूटी का अंग है। तो हम देखेंगे ये कोर्ट्स पे ड्यूटी पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब वर्कर के कॉन्टेक्स्ट में जो आर्टिकल 43 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का, जो कि उनको दायित्व देता है इस बात का कि काम देंगे, लिविंग वेज देंगे, कंडीशंस ऑफ वर्किंग जो है वो सुनिश्चित करेंगे डिसेंट लाइफ के लिए, ठीक है, और एंड लेजर के लिए, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो ये राइट है जिसको हमको बेस बनाना, ये राइट नहीं है, ये वर्कर्स का राइट है, स्टेट का ऑब्लिगेशन है। तो स्टेट का दायित्व है, हमारा पूरा राजपत्र दायित्व पत्र कहलाता है, दायित्व पत्र है ना उसका, पूरा प्राइम मिनिस्टर के मकान का नाम भी अब दायित्व के ऊपर आ गया है। तो मुझे लगता है ये स्टेट का दायित्व जो है वो समझें और उसको पूरा करें, यही हमारे को प्रयास करना है। तो अब इसके बारे में अब जो गवर्नमेंट ने कोर्स बनाए हैं वो कहते तो अच्छे हैं, ये सारा बात है कि हम अच्छा वेज देंगे, सेफ्टी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, रोजगार ज्यादा बढ़ाएंगे, सोशल जस्टिस वर्कर्स को देंगे। तो अब जो कोर्ट के 2 पार्ट हैं, ठीक है, वो पहला पार्ट है कि कोर्ट से जो काम देने वाला है उसको क्या क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। तो उसको सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि अब एक ही रजिस्ट्रेशन कर,
मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी जो थी वो अब खत्म कर दी है। तो एक लाइसेंस होगा, एक रिटर्न भरना है, एक रजिस्ट्रेशन होगा, और सबसे ज्यादा आप खुद सर्टिफाई कर देंगे, एम्प्लॉयर कह देगा कि मैंने ये काम कर लिया है, ठीक है। तो सेल्फ सर्टिफिकेशन उसमें हो जाएगा, और कंपाउंडिंग ऑफिसर्स के भी उसको फायदा मिल रहा है। यानी अगर एक गलती करते हैं, अगर उसका 50,000 जुर्माना होता है तो उसका जुर्माना वो माफ कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड, और 2 गलतियां करते हैं तो उसको कंपाउंड भी कर सकते हैं, ठीक। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, यानी एक तरफ तो हम मतलब जो रोजगार है उसको सुनिश्चित करने की बात करते हैं, और कोड जो है वो जो मतलब निश्चित जॉब काम है उसको खत्म करके एक लिमिटेड पीरियड का जॉब जो है उसका प्रावधान इस कोड में रखा गया है। ये एकदम नया प्रावधान है। तो ये जो मालिक हैं, एम्प्लॉयर हैं, उनके फायदे की चीजें हैं, ठीक है। अब उसके अलावा जो बेनिफिट वर्कर्स के लिए हैं, वो वर्कर्स के बेनिफिट जो है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर किसको दिया जाएगा? विजिबल और इनविजिबल एम्प्लॉय। तो जब तक कोई भी एम्प्लॉयर सरकार के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका, तब तो वो अपॉइंटमेंट लेटर का कोई मतलब ही नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर किसको देगा? तो जो रजिस्टर जो है रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन जो ऑक्यूपेशन कोड का सेक्शन 3 है उसके अंदर रजिस्ट्रेशन की सिस्टम जो है वो सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे माइन हो, चाहे डॉक वर्कर हो, ठीक है, या होटल हो, या जो भी हो, तो उसमें 10 लोगों से ज्यादा काम करने वाले हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग, सिर्फ उन्हीं का रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। तो इसका मतलब सेफ्टी, ऑक्यूपेशन सेफ्टी तो दूसरों के लिए है नहीं। तो कुल मिला के ये एक इशू है उसमें। अब ये कहते हैं सारे वर्कर्स को हम पीएफ देंगे, ये सही देंगे, लेकिन जो शेड्यूल है ऑक्यूपेशन सेफ्टी का उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लेबर है, ठीक है, यानी 10 से कम जहां पे लोग काम कर रहे हैं वो पे उन पे ये लागू नहीं होता है। शेड्यूल फर्स्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक। आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा उसको, ठीक है। उसके बाद में सोशल सिक्योरिटी जो अनऑर्गेनाइज का है उसका एक सेपरेट चैप्टर है 9 ऑक्यूपेशन कोड में, और सिर्फ उसी के तहत, उसी में सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वो सामाजिक सुरक्षा स्थायी नहीं है, अभी उसका कुछ पता नहीं है वो क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारी स्कीम बेस्ड है। और ये सारे स्कीम बेस्ड जो 2008 का जो कानून है उसी कानून को लेके आए हैं, वो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो सोशल सिक्योरिटी एक्ट का 2008 का कानून था, ठीक है, उसी के आधार पे है। फिर वो कहते हैं कि ये जो सोशल सिक्योरिटी गिग वर्कर्स था वो सेक्टर 9 में आ गया। फिर एनुअल हेल्थ चेकअप की वो बात करते हैं, वो 40 साल के बाद की बात, ठीक है। 40 साल के पहले कोई वर्कर बीमार होता है तो क्या होगा, और ये सिर्फ हेल्थ चेकअप की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात नहीं है, ठीक है। ये वो गुना रहे हैं कि ये हमारे फायदे हैं। फिर मिनिमम वेज जो है वो अधिकार है आपका, मैंडेटरी है, टाइमली वेज पेमेंट है, ये सेक्शन 17 में है टाइमली वेज, ये ठीक है, चलिए। और आगे का फायदा है कि वीमेन वर्कर्स को रात को काम करने के लिए इजाजत दी जा रही है कोर्ट्स में। तो अब ये रात को जो काम करेंगे वो मालिक का फायदा है या इसका फायदा, इसको देखने की जरूरत है, ये समय बताएगा, ठीक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें है, वो गवर्नमेंट कह रही है हमने फ्लोर वेज दे दिया कि इससे कम नहीं मिलेगा। वो फ्लोर वेज कितना है? 178 रुपया एक दिन, ठीक है। तो क्या ये सफिशिएंट है? क्या ये लिविंग वेज है? ये एक मुख्य सवाल है जिसको हमको देखना है। और ये उन्होंने प्रोविजन रख दिया है कानूनों में, और कानूनों में ओवर टाइम का भी प्रोविजन है। तो ये 48 घंटे जो है नेम सेक है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये स्पेसिफिकली जो माइग्रेंट लेबर का जो 1979 में जो एक्ट बना था और अभी जो कोड में जो है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन में है कि माइग्रेंट लेबर कौन है, ठीक है। तो पहले भी तो इसमें अभी जो नया कानून बना है उसमें 2 चीजें ऐड की है। एक तो है कि इनकम का फिल्टर लगा दिया है। जो इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है वो 18,000 रुपये जिसको मिलते हैं उसी तक का है। अगर किसी वर्कर को 19,000 रुपये मिलते हैं माइग्रेंट एक महीने में, तो वो इसका फायदा नहीं उठा सकता है,
ठीक है। और दूसरा है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का ये फायदा है, इससे यह है कि एक वर्कर भी है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है या किसी फैक्ट्री में काम करता है तो उसको इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये फायदा किसको मिलेगा, ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल जो है इसका एप्लीकेबिलिटी जो है वो है, पहले क्या था कानून में कि 5, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 5 वर्कर्स लाए जाते हैं तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अब वो 5 से बढ़ा के 10 कर दिया है। तो जो फिल्टर है वो नंबर फिल्टर उसको बढ़ा दिया गया है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैश अलाउंस के 2 पार्ट थे। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस वो पहले मिलता था कि कोई भी अगर एक इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर अपने घर से दूसरे गांव वहां पे जाता है तो उसको 15 दिन का वेज मिनिमम वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस मिलेगा, वो इसमें खत्म कर दिया है, तो वर्कर का लॉस हो गया है। जर्नी अलाउंस जो है उसमें 2 पार्ट थे, एक तो आने जाने का किराया, और जो अगर मान लीजिए वो 2 दिन ट्रेवल करके जाता है तो पुराना ये प्रोविजन था कि उनको जर्नी के दौरान का वेज भी दिया जाएगा, इन 2 दिन का जो है मिनिमम वेज दिया जाएगा। लेकिन नया जो कानून बना है उसमें इस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया है, ठीक है। फिर उसके पास में जितना जो एडवांस बचा हुआ है वो एडवांस खत्म हो जाएगा, कानूनन वो एडवांस खत्म हो जाएगा और उसकी रिकवरी के लिए कोई प्रावधान उसमें नहीं किया जाएगा, कोई उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कानून जो है वो कागज पे है, वो हकीकत पे नहीं है माइग्रेंट लेबर्स के लिए, ठीक है। और पहले ये प्राविधान था कि जैसे बिहार का मजदूर जो अगर दिल्ली जा रहा है तो बिहार का लेबर डिपार्टमेंट दिल्ली के अंदर अपना प्रतिनिधि रख सकता है अपने वर्कर्स की सुविधा के लिए, ठीक है, अपने वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन वो प्रावधान भी इस कानून के तहत खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा बात, और वर्क कंडीशंस दोनों बराबर हैं। हाउसिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पुराना कानून था उसमें जो एम्प्लॉयर है या कॉन्ट्रैक्टी सेंट्रल जो पे कमीशन है उनकी जो निर्धारित कम से कम सैलरी निर्धारित होती है, ठीक है, और उसके भी जो क्राइटेरिया वेज के बने हैं जो कि ILC 57 के है, वो वेज क्राइटेरिया हमारे यहाँ पे नहीं है और वो वेज क्राइटेरिया होना जरूरी है, ठीक है। तो ये है। दूसरा, एम्प्लॉयर्स हाउसिंग में जो पहले सेक्शन 34 जो ये बिल्डिंग एंड अर्निंग एक्ट थे, इंटरस्टेट माइग्रेशन, प्लांटेशन और ये, तो प्लांटेशन एक्ट में भी जो कंपल्सरी था हाउसिंग का प्रोविजन, वो प्रोविजन भी खत्म कर दिया। अगर अब स्टेट चाहेगी तो रखेगी, चाहे तो नहीं रखेगी। तो जो पार्लियामेंट है उसको खत्म करके और एडमिनिस्ट्रेशन आ गया है इसको लागू करने में। और सबसे महत्वपूर्ण है एक्सक्लूजन थ्रू नंबर फिल्टर, जो मैंने आपको बता दिया। अब कितना टाइम हो रहा है आप बता दीजिए, मैं बता देता हूँ। तो ये कंक्लूजन में आपको बता देता हूँ। बेनिफिट जो है वो लिमिटेड हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, हाउसिंग का लॉस हो गया है। कैश लॉस 2 रूप में हुआ है और ओरिजिन स्टेट अब अपना वर्कर्स के लिए कुछ नहीं कर सकती है, फ्री मेडिकल खत्म कर दिया है। फिर जो ऑलरेडी बेनिफिट थे उनको बेनिफिट में जोड़ दिया है, ठीक है, टोल स्टडी का। और EPI यूएस का जो है जब विजिबल ही नहीं है, अब ईंट भट्टे का अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो एयरपोर्ट का डाउनग्रेड हुआ है। मिनिमम वेजेस का पेमेंट, ठीक है, ये दोनों है, ये सही है और इसका हमको फायदा उठाया जाना चाहिए। लेकिन फिर ये फायदा कैसे उठाएंगे अगर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नहीं है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो हमको करने, GDP बढ़ाए, क्योंकि जो फंड बनाया गया है उसमें क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, कितना पैसा खर्च होगा और पैसा कहाँ से आएगा, ये कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। फिर हमको डेडिकेटेड एडुकेट ट्रेन फैसिलिटेटर्स, इसमें उसको इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स है। तो क्या जो आधार, अब कल इतना सवाल आए थे कि लोगों के पास आधार नहीं है, ठीक है, इसलिए वो उनको बेनिफिट नहीं मिल सकता है। तो हम क्या सिस्टम करें कि ये आधार सबको मिले, सबको आइडेंटिटी वर्कर्स को मिले। ऑनलाइन ग्रांट्स जो प्लेटफॉर्म है उसको कैसे वो करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये देखिए रूल्स बनाने पड़ेंगे सबके। अब हर स्टेट को आज़ादी है वो अपने हिसाब से रूल बना ले, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल बनाएंगे, ठीक है। तो अब कुछ रूल्स जो बने हैं वो स्टेट्स के अंदर ही उसमें डिस्पैरिटी है बहुत सारी।
ठीक है। तो अब इसको हम हार्मोनाइज कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा इशू इमर्ज होने वाला है कि हार्मोनाइज कैसे करेंगे बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हार्मोनाइजेशन का जो एक इशू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए ये सजेशन है कि एक इंटर गवर्नमेंटल लेबर वेलफेयर प्लेटफॉर्म्स बनाया जाए, ठीक है, और उसके आधार पे फिर इसको आगे किया जाए। फिर पीरियोडिक रिव्यू, ये इसमें अभी कोई प्रोविजन नहीं। तो हमको ये कोशिश करनी है कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक पीरियोडिक रिव्यू हो, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन हो, ठीक है, और वो इम्पैक्ट असेसमेंट करे कि कितना वेलफेयर का असेस हुआ है, कितना एम्प्लॉयमेंट पे प्रभाव पड़ा है, प्रोडक्टिविटी पे क्या है, और कल सोशल जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में जो कुल मिलाकर कितना फायदा वर्कर्स को हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी है। अब एक हमको कलेक्टिवली क्या एक्शन लेना चाहिए। हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम सबको कलेक्टिवली, सारे ट्रेड यूनियंस हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और जो प्रो वर्कर एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको मिलकर हमको क्या करना चाहिए, इसके कुछ इशू पॉइंट्स हैं। नेशनल सपोर्ट प्लेटफॉर्म हम क्या मिलकर बना सकते हैं। कल इन्होंने एक मूड किया था कि हम एक मैनिफेस्टो बनाएंगे, ठीक है, वो उस मैनिफेस्टो को या कलेक्टिव स्टेटमेंट, या तो कलेक्टिव स्टेटमेंट बनाएं हैं या फिर मैनिफेस्टो बनाएं, और उसके इर्द गिर्द हम पूरा एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाएं और जिस पूरे जो ये इशू है इसको कैरी फॉरवर्ड करें। फिर ई श्रम कार्ड ये हम कर सकते हैं। ई श्रम के ऊपर कैसे और ई श्रम को पेमेंट से जोड़ सकते हैं क्या, ये आपको डिस्कस करके डिसाइड करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्योंकि इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि फ़ायदा तभी मिलेगा जब रजिस्ट्रेशन करेगा, और इंडिविजुअल वर्कर रजिस्ट्रेशन कर सकता है इंटरस्टेट मैटर में, ठीक है। तो हम कैसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करें और उसमें कैसे हम काम करें कि इसका हम रजिस्ट्रेशन करा दें। अवेयरनेस कैंपेन, हेल्प डेस्क, ये कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्या, हम अवेयरनेस कैसे स्प्रेड कर सकते हैं राइट्स के बारे में, और डिग्निटी और रेस्पेक्ट की जानकारी, जो भी हम बात कर रहे हैं, उनके अधिकारों की जानकारी, और स्टेट के ऑब्लिगेशंस की जानकारी, और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कैसे करें, और इसके लिए फिर कलेक्टिव एक्शन कैसे करें, ठीक है, मेमोरेंडम दे क्या करें। दो चीज़ें और हैं, फिर मैं ख़त्म करूँगा। नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी होनी चाहिए। तो इसके लिए हमको क्या करना है, क्या हमको, ये स्ट्रक्चरल इशू है, इस इशू के बारे में मैं नहीं जा रहा, लेकिन ढांचागत जो समस्याएं हैं उसमें क्या कहा है, उसमें जो क्राइटेरिया दिए हुए हैं उसमें दो क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया है स्किल, कि स्किल के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा न्यूनतम मजदूरी, और दूसरा क्राइटेरिया है वो आर्डुअस वर्क है या हैजार्डस वर्क कितना है, कितना मेहनत का काम है। लेकिन उसमें लिविंग वेज का नहीं है, उसमें हाउसिंग के लिए कितनी ज़रूरत है, उसमें एजुकेशन के लिए कितनी ज़रूरत है, खाने के लिए 4 लोगों को कितनी ज़रूरत है। तो ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, इसके आधार पे जो है वो न्यूनतम मजदूरी तय नहीं होगी। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एक इशू के ऊपर भी अगर हम फाइट कर सकते हैं तो मुझे लगता है हम वर्कर्स के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। फिर वो नंबर फिल्टर ख़त्म कर दिए जाए, सबके ऊपर लागू किया जाए। और हाउसिंग जो है एम्प्लॉयर्स के लिए ज़रूरी है, जैसे विशेषकर जो गांव से गांव में जाते हैं, चाहे वो शुगर के इन्वर्टर वर्कर्स हो, ठीक है, प्लांटेशन वर्क, उसके लिए जो प्रॉपर हाउसिंग है वो सिर्फ एम्प्लॉयर्स की तरफ से और जो ये जो है उसके मार्फत ही संभव है, कानून के मार्फत ही, लेबर लॉज के मार्फत ही संभव है। पूर्व के साथी में प्रवासी मजदा है, इस पर उन्होंने चर्चा की विज्ञापन में, तो वो सिर्फ कहने के लिए है, उसका जो बुरा प्रभाव पड़ेगा वो आने वाले दिन में पता चलेगा। अभी तो ये कोड लागू नहीं हुआ। 21 तारीख को, 21 नवंबर को घोषणा हुई है कि इसको लागू किया जाए, मगर जब तक नियमावली नहीं बन जाती है तो ये कोड लागू नहीं होगा, और वो संभवतः अप्रैल के महीने तक ये जाएगा, इसको आगे लागू किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय संविधान में मजदूर और कर्मचारियों को कई अधिकार दिए गए हैं। 4 नई श्रम संहिताओं में के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14
जो मनमानापन से रोकती है और समान सुरक्षा जो होता है उससे उसको वंचित मजदूरों को राहत देने का काम करती है। इसी तरह से अनुच्छेद 19(1)(c) जो यूनियन बनाने का मजदूरों को में और उसमें शामिल होने का अधिकार देती है। इसी तरह से अनुच्छेद 21 और 23 जो सम्मानित जीवन जीने का अधिकार और शोषण के विरोध संघर्ष और विरोध करने का अधिकार देती है। संघवाद पर हमले अनुच्छेद 246 और 254 या और 7वीं जो अनुसूची है, इन तमाम चीज़ों को इस संहिताओं से अलग कर दिया गया है। हमारे पूर्व वक्ता साथी बता रहे थे कैसे अलग कर दिया गया। संविधान के द्वारा पारित जो भी नियम है, कानून होंगे, उसको कार्यपालिका नहीं बदल सकती है, मगर ये संसद के द्वारा जो पारित 4 टर्म है, इनमें इन तमाम बातों जाने का उल्लेख करते हैं और नियमावली को कार्यपालक के द्वारा बनाया जाएगा और उसको सरकार जब चाहे हटा सकती है, जब चाहे रोक सकती है, जब चाहे दे सकती है। ये अधिकार वो सरकार और कार्यपालिका अपने हाथ में ले लिया है और जो भारतीय संविधान में अधिकार थे उसको खत्म करने की बात की जा रही है। आगे है कि संहिता संसद द्वारा सुरक्षित मौजूदा अधिकारों को निरस्त करती है और उन्हें कार्यपालिका विशेष रूप से केंद्र सरकार की स्वेच्छा से तय करने के लिए प्रावधान स्थापित करती है। मजदूरों का आधार, काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, निरीक्षण करने का, इंस्पेक्शन करने का जो तंत्र है और छटनी के लिए सीमा तय करने की शक्ति को संसदीय सुरक्षा से हटा दिया गया है और सरकार कार्यपालिका को सौंपने जा रही है। ये सबसे बड़ा ये इस श्रम कानून में जो संहिता लागू हुआ है उसका एक पक्ष है। अब हम आते हैं जो श्रम संहिताओं का प्रवासी मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसी बात पर। भारत में 21 नवंबर 2025 को 4 श्रम संहिता लागू किए गए। इसमें वेतन संहिता 19, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियों की संहिता 2020। इस 4 श्रम संहिताओं में भारत के 29 पुराने कानूनों को समाहित कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। यह है, और पहले था कि 44 कानूनों को जोड़ा जाएगा। बाकी कानून जो बचे हुए हैं 29 से ऊपर 44 के बीच में, उसको पहले ही निरस्त कर दिया, कानून को निरस्त कर दिया। जैसे बीड़ी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा का था, उसको खत्म कर दिया और अनेक खत्म कर दिया। उसके विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। इसी तरह से प्रवासी मजदूरों पर चारों संहिता सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव दोनों डालती है। प्रवासी मजदूर भारतीय श्रम शक्ति का एक बड़ा हिस्सा है, जिनके लिए सुरक्षा, पहचान और अधिकारों का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। अब वेतन संहिता पर आते हैं, उसके प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो सकारात्मक पहलू भी जो हमने किया है कि ऐसा नहीं कहे कि वो सिर्फ नकारात्मक ट्रेड यूनियन के होने के नाते सिर्फ विरोध के काम करे, नहीं, जो अच्छी बातें हैं इसमें कहा गया है कि न्यूनतम मजदूरी का दायरा पूरे देश के लिए एक होगा। दूसरी बात है, केंद्रीय सरकार द्वारा विज्ञप्ति या विज्ञापन के माध्यम से समय पर वेतन भुगतान का प्रावधान की बात कही जा रही है। ऐसा लगता है कि प्रवासी मजदूरों का वेतन कटौती और भुगतान के विलंब पर रोक लगाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो उससे प्रवासी मजदूर को फायदा होगा, मगर व्यवहार में क्या होगा ये आपको देखना पड़ेगा। अब इनके नकारात्मक पहलू जो है
प्रवासी मजदूरों का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। उन तक न्यूनतम वेतन का लाभ पहुंचाने के लिए निगरानी तंत्र का बहुत कमजोर है। निरीक्षण प्रतिक्रिया पर रोक है। निरीक्षण इंस्पेक्शन के इंस्पेक्टर को फैसिलिटेटर बनाया जा रहा है, माने वो नियोक्ता का इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, वो नियोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने का जुगाड़ बताएंगे, पर उसकी प्रक्रिया बताने का काम इंस्पेक्टर करेंगे। और सारे देश में और राज्य बिहार में भी वो इंस्पेक्शन पर रोक लगा दिया गया है। तो ये नकारात्मक पहलू है सरकार के द्वारा, अभी भी अब बाद में आने वाले दिनों में भी है। राज्यों द्वारा न्यूनतम वेतन निर्धारण में विलंब प्रवासी मजदूरों के हितों की प्रभावित करेगा। पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी एक समान आधार तथा एक समान होगा, परंतु केंद्र सरकार के द्वारा फ्लोर लेबर मिनिमम वेज 178 रुपया प्रति दिन को आधार बनाया गया है। इसके कम कोई राज्य मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकता है। आज अभी हमारे पूर्ववक्ता साथी भी बोल रहे थे 178 रुपया में क्या होता है। तो आधार किसको बनाया गया? आधार केरल की मजदूरी को नहीं बनाया गया जो केरल राज्य देता है। आधार दिल्ली राज्य में जो मजदूरी मिलती है उसको नहीं बनाया गया। आधार केंद्र सरकार जो भुगतान करती है न्यूनतम मजदूरी उसको नहीं बनाया गया। 3 ठो मजदूरी और तुलनात्मक अधिक है तो आधार उसको नहीं बनाया गया। आधार किसको बनाया गया? फिक्स्ड लेवल न्यूनतम मजदूरी जो 178 रुपया है। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है। ये एक बात ये वेतन संहिता के संबंध में है। दूसरी बात से समय का अभाव भी है कि उसको देखा जा सकता है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 का प्रभाव सकारात्मक प्रभाव होगा कि विवाद निपटान प्रणाली एक बनाई गई है। अभी जैसे पहले कानून के मुताबिक कंसिलेशन होता है, मगर उससे हट करके एक विवाद निपटान प्रणाली बनाई गई है। इसी तरह से को सरल बनाने के प्रयास करने का आश्वासन दिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वालाओं माने जो कॉन्ट्रैक्ट पर गर्भ होती है गठित क्षेत्र के ये छोटे हैं, माइक्रो में है, स्मॉल स्केल में है, वो सब इस कानून से सुविधा से मजदूर उसके बाहर हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी विडंबना मजदूरों के सामने आने वाली है। इसी तरह से मतलब है कि 90% मजदूर जो उस कारखाने में या इसके परिधि में आते हैं कानून के, वो इस सुविधा से स्टैंडिंग ऑर्डर के सुविधा से बाहर हो जाएंगे। ये एक बात है। इसी तरह से दूसरा है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को जोड़ दिया गया है। फिक्स टर्म और खास करके ये प्रवासी मजदूरों पर जब आएगा, मौसमी मजदूरों पर, कि उनको इतने महीने के लिए फिक्स टर्म पर रखा जाएगा, इतने दिन के लिए उनको रखा जाएगा। और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट और अदर्स एम्प्लॉयमेंट में अंतर है कि मजदूर जब काम छोड़ते हैं साल 2 साल 3 साल के बाद, तब उनको चीज़ें कंपनसेशन मिलती है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में काम छोड़ने के बाद जितने दिन की अवधि है उतने दिन के बाद उनको एक नया पैसा भी घर जाने के बाद नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का भी है और उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह से अब हम सामाजिक सुरक्षा पर आते हैं, नहीं और आगे आते हैं कि ट्रेड यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता को कमजोर कर दिया जाएगा। अभी जो मजदूर लड़ते हैं, स्ट्राइक करने का भी अधिकार है। तो इन तमाम बातों को पहले था कि आवश्यक सेवा में ही 14 दिन का नोटिस देना पड़ता था, और नहीं तो आज नोटिस देके कल भी मजदूर हड़ताल कर सकता था। रेल में, अस्पताल में ऐसी आवश्यक सेवा होती है, उसमें 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती थी। अब हड़ताल करने के लिए सभी मजदूरों को, समान मजदूरों को भी 14 दिन की नोटिस देनी पड़ेगी। मैंने हड़ताल पर एक तरह से बंदिश लगाने का, और वो भी प्रावधान सुनते हैं। अब सच्चाई क्या है उसमें कि यूनियन में आप
बैठक कीजिए, यूनियन में निर्णय कीजिए, निर्णय में आपको 50% से ज़्यादा मत मिलेंगे, तभी आप हड़ताल नोटिस दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें, बाधाएं आने की आशंका है, वो आने वाली होगी। इसी तरह से अब सामाजिक सुरक्षा पर आते हैं, जो इनके सकारात्मक पहलू हैं। एक पहलू यह है कि सबको ये बोल रहे हैं कि हम देंगे, अपार्टमेंट लेटर देंगे। अरे मजदूर को, अभी भट्टा में मजदूर को अपार्टमेंट लेटर मिलेगा? उसकी मजदूरों की गिनती होती है कि कहाँ मजदूरों को रखा गया है, प्रवासी मजदूर हो या दूसरे मजदूर हो, इस तरह की। तो बात तो आप अच्छी कर रहे हैं, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि आपने इंस्पेक्शन को ही रोक दिया है। तो इसी में सकारात्मक इनके है सामाजिक सुरक्षा में, ये कहते हैं कि सभी मजदूरों को, विशेषकर असंगठित और प्रवासी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। मगर आप करा तो रहे हैं, कराया जाएगा ये वादा कर रहे हैं, मगर आप ESI में, प्रोविडेंट फंड में या और भी कोई जो सामाजिक है, वहाँ कामगारों की सीमा लगाए हुए हैं कि 10 से ज़्यादा काम करेगा तब होगा, 20 से ज़्यादा काम करेगा मजदूर तब ये कानून लागू होगा। इस सीमा को आप जब तक नहीं हटाएंगे, जब तक तमाम लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ कैसे मिलेगा, ये एक सोचनीय बात है। प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा, यानी लाभ एक राज्य से दूसरे राज्य तक के मिलने की संभावना नगण्य है। काहे नगण्य? इसलिए है कि इनका नेशनल पोर्टल नहीं है। ई श्रम पोर्टल जैसी पहल नहीं हो रही है, पंजीकरण नहीं हो रहा, पोर्टल नहीं बन रहा है, नेशनल पोर्टल नहीं बन रहा है। कमियां और व्यवहारिक जो समस्याएं हैं, पंजीकृत प्रवासी मजदूरों की वास्तविक संख्या बहुत कम है। अधिकांश अभी भी योजनाओं से वंचित होते हैं, इसलिए कि वो बहुत सारे रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, अपना प्रवासी में चले जाते हैं, मगर निबंधन या पंजीकरण वो कराने में नहीं करते हैं। EPF, ESI जैसी योजनाओं में शामिल होने के लिए नौकरी का अस्थायित्व आवश्यक हो, जो प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं है। OS का सकारात्मक बात यह है कि रहने, काम करने की सुरक्षा से जुड़े नियमों को सुदृढ़ बनाने का ये दावा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बड़े निर्माण प्रोजेक्टों से आवास, शौचालय, चिकित्सालय सुविधा उपलब्ध कराने के ये बात भी कर रहे हैं, मगर चुनौती कहाँ है? अधिकांश प्रवासी मजदूर छोटे ठेकेदारों के यहाँ काम करते हैं, जहाँ इन सुविधाओं का पालन नहीं हो पाता है। इसी तरह से प्रवासी महिलाओं के लिए सुरक्षा, मातृत्व लाभ और क्रेच सुविधाओं का निष्पादन अभी भी बहुत ही कमज़ोर है, और ये तभी होगा जब हम तमाम मजदूरों को यूनियनाइज करेंगे, यूनियन में जोड़ने और इसका प्रयास करेंगे, उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे, तभी हम इनसे हो सकता है। और इस कानून को जो वो बना रहे हैं और नियमावली अभी बना रहे हैं, इस कानून को तो लागू किए, नियमावली जो बना रहे हैं, इसमें हम तमाम लोगों को, चाहे किसी ट्रेड यूनियन के लोग हैं, संस्था के लोग हों, NGO के लोग हैं, इसको मजबूती के साथ उसमें अपने मजदूरों के पक्ष को, मजदूरों के अधिकार को समाहित करने की बात करेंगे। इसी के साथ हम आयोजक को भी धन्यवाद देते हैं और आप तमाम साथियों को अभिवादन और धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। तो वो कह लीजिए कि बिहार के अंदर भी पलायन है, जो अशोक जी कह रहे थे कि मैं ये देखती हूँ कि पटना ग्रामीण की महिलाएं अभी आज अगर आप देखेंगे कि सुबह से ही पूरे 4 बजे भोर से वो उठती हैं और टेम्पो में भर करके वो यहाँ के ऑफिसों में, घरों में जो घरेलू कामगारिन महिलाएं हैं वो बड़े पैमाने पे आती हैं। तो ये एक तरह से राज्य के अंदर का भी पलायन हम लोग देख रहे हैं और राज्य से बाहर का भी पलायन देख रहे हैं। तो ये एक मतलब बड़ी मतलब, और बिहार में अगर हम लोग देखें तो लगभग 3 करोड़ मजदूर पलायन कर रहे हैं, और जो कोरोना के सामने एक तरह से सामने एक आंकड़ा आया था। और अगर हम देखें तो इसमें पूरा जो कारपोरेट जगत है
ये पूरा कारपोरेट जगत इस पलायन की स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको सस्ता श्रम मिलता है, सबसे सस्ता श्रम मिलता है, और वो अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से इन मजदूरों को वो मजदूरी दे सकते हैं, इन अपने शर्तों पे उनसे काम करवा सकते हैं। इसलिए ये कह लीजिए कि इस पलायन की स्थिति को वो पूरी तरह से बनाए रखना चाहते हैं, और खास करके बिहार को मजदूर पलायन जोन के रूप में वो यहाँ पे बरकरार रखना चाहते हैं। और यदि हम लोग अब आते हैं तो इससे अगर हम देखें तो एक बड़े पैमाने पे जो मैं देख रही हूँ कि मजदूर जब पलायन करते हैं तो यहाँ जो उसका परिवार रह जाता है उसमें सबसे ज्यादा असुरक्षा अगर बच्चियों का देखें, उनके बच्चों के, इनके लिए कोई कानून नहीं है, और जो महिलाएं रह जाती हैं उनके ऊपर असुरक्षा का मामला मतलब बहुत ही ज्यादा है। मैं एक उदाहरण बस देना चाहूंगी कि मधुबनी के लदनिया प्रखंड के एक गांव में, और वहां आप समझ लीजिए कि वो एक 3 साल की बच्ची मुसहर जाति की, बेलही गांव है, 3 साल की मुसहर जाति की बच्ची जिसका बाप प्रवासी मजदूर है, और उसके साथ मतलब विभत्स तरीके से बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है। कोई उस पर कोई मतलब सरकार की निगाह नहीं। हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं। एक मजदूर जो बड़ी बड़ी बातें, मान लीजिए ये 4 श्रम संहिताओं में बात हो रही है, जो मैं इसलिए उसको नहीं दोहरा रही हूँ क्योंकि गजनफर नवाज जी ने उसके पॉजिटिव को भी गिनाया, नेगेटिव को भी गिनाया, मगर हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो कानून भी था 2944 श्रम कानून, उसमें भी प्रवासी मजदूरों के लिए कहीं कोई कानून नहीं था, और संगठित मजदूरों के लिए कोई खास कानून नहीं था। जो न्यूनतम मजदूरी भी सरकार कह रही है वो भी, जिसमें कि कहीं कुछ नहीं, उनके मतलब मेडिकल सुविधा नहीं, उनके आवास की कोई सुविधा नहीं, उनके मतलब जो न्यूनतम मजदूरी है उनकी कहीं कोई मतलब उसमें बहुत सरकार ने जो बहुत मतलब बेसिक भी नहीं उसको लागू किया है, वो भी न्यूनतम मजदूरी बहुत सारे जगह नहीं लागू हो रही है, बिहार में ही नहीं लागू हो रही है। तो अगर हम देख रहे हैं कि जैसे तेलंगाना में एक मजदूर की, यहाँ दरभंगा के बहेड़ी के मोया महुआ गांव में, जो कि कह लीजिए कि उम्र हमारे बच्चों की 18 साल भी नहीं पूरती, और वो ट्रेन में भर भर करके लोग चले जा रहे हैं, लटक करके लोग जा रहे हैं। एक वही 25 साल का मजदूर जो तेलंगाना में उसकी मौत हो जाती है, मैंने उसे सदन में उठाया, मैंने उसे लिख करके सरकार को दिया कि उस मजदूर जो कि उसके बाप अंधा है, माँ बूढ़ी है, उसके लिए कहीं कोई ना वहां उसको मुआवजा मिल रहा है, ना यहाँ सरकार उसको मुआवजा दे रही है। मुआवजा में मात्र 2 लाख रुपए, जबकि बिहार सरकार का हम लोगों ने यहाँ पर तमाम ट्रेड यूनियन हमारे नेता बैठे हुए हैं, संघर्ष करके मतलब असंगठित मजदूरों की इस तरह की कोई मौत होती है तो 4 लाख मुआवजे का हम लोगों ने प्रावधान करवाया है। मगर वो 4 लाख जो प्रवासी मजदूर हैं उनको 4 लाख नहीं मिलेगा, उनको मात्र 2 लाख मिलेंगे। वो भी 2 लाख आपको मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर के आइए, बहुत सारी चीजों को आप उनके डेटा को लेकर के आइए, तब जा करके मिलेगा, जो वहां उनको उपलब्ध नहीं हो रहा है। वहां कोई ऐसी संस्था नहीं है जो उनको ये मदद कर सके कि आपको इन सारी चीजों को दिलवाने में। बहुत सारे एक्सीडेंट हो जा रहे हैं, अपंग हो जा रहे हैं मजदूर, मगर कोई संस्था वहां ऐसी नहीं है किसी भी राज्य में हमारी समझ से कि वो उनको वहां मदद कर सके। वो मदद कर लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ से भेज करके और उसको मदद हम लोगों ने करवाया तो एक मृत्यु प्रमाण पत्र उनको नसीब हो सका। अब आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है इनकी। तब आप जान लीजिए कि वो एक मतलब कानून बनाने के बजाय, क्योंकि इस हमारी सरकार नाम बदल विभाग एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग नाम कर दी। अब इसमें तो कोई कानून नहीं बना कि कम से कम वैसे प्रवासी मजदूर जो वहां मौत हो जा रही है, जिनकी एक्सीडेंट हो जा रही है, जिस पर कि पूरा परिवार निर्भर है, तो कम से कम 10 लाख का मुआवजा भी करें।
उनके पक्ष में कोई कानून बनाए। जहां हमारे बिहार के सबसे ज्यादा मजदूर बसे हुए हैं वहां पर हम कोई कार्यालय खोलें और वहां पे हम अपने अधिकारियों की नियुक्ति करें, जिससे कि कम से कम उनको सीधे तौर पर कोई लाभ मिल सके। तो इसलिए इन प्रश्नों को लेकर के हम लोग, आप जो सेमिनार कर रहे हैं, ये इसके लिए मैं तमाम आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और इसको लेकर के निश्चित तौर पर हम लोग नीचे संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग नीचे इसको जाएंगे और जाकर के नीचे जमीन पर जाकर के और मजबूती के साथ इन प्रश्नों को लेकर के हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। उसका कौन सा रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है, कौन उसको देखेगा? तो वो सब सेल्फ सर्टिफिकेशन है। वो जो मालिक है वो खुद कहेंगे कि हमने ये सब काम कर लिया और आप मान लीजिएगा कि हाँ इन्होंने सब काम कर दिया। ये एक, सबसे पहले हमको ये समझने की जरूरत है कि ये अचानक कुछ नहीं हो रहा है। ये जो पूरा हम नवोदारवाद का जो दौर है और जो वित्तीय पूंजी का हमला है आज पूरी दुनिया में, और इसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत पहले कहा कि सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम है लॉ एंड ऑर्डर और इन सब चीज़ों पर काम करने की जरूरत है। वो ये सब काम नहीं करेंगे। जाहिर है कि उनकी पूरी जो फिलॉसफी है कि वो जितने भी सामाजिक सरोकार हैं, जो भी आम जनता के अधिकार हैं, उसकी गारंटी सरकार करने नहीं जा रही। सरकार इस बात के लिए नहीं, सरकार है इस बात के लिए कि वो कैसे यहाँ पर पूंजी को फैसिलिटेट करेगी, उसके लिए कैसे वातावरण तैयार करेगी। मतलब वित्तीय पूंजी का जो पूरा ग्रिप है हमारी इकोनॉमी पर, उसको कैसे मजबूत किया जाए। और इसके लिए ये सेकेंड रिफॉर्म कहलाता है। एक रिफॉर्म हुआ जबकि आपने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया पूरे बाजार के लिए, और दूसरा है कि अब श्रम कानून जो हमारे यहाँ थे उसको कहा जा रहा था बड़ा कम्बरसम है, बहुत तरह के कानून हैं और बहुत तरह का कंप्लायंसेस वगैरह करने की जरूरत है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब इसके साथ दर्शन भी जुड़ गया है। अभी जो श्रम नीति आई है उसके साथ अगर जोड़ के आप देखिए तो एक दर्शन का, एक दार्शनिक हमला भी है कि भाई मजदूरों का काम है, उनका कर्तव्य है कि वो काम करें, ये उनका कर्तव्य है। मालिक का भी कर्तव्य होना चाहिए कि उनको वो आदमी समझे। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात। इतना ह्यूमन सोसाइटी हमारा हो गया है कि कोई क्लास इंटरेस्ट नहीं है, एकदम क्लासलेस सोसाइटी हो गया। कोई क्लास नहीं है, कोई एक्सप्लॉइट नहीं करता है। बहुत ही अच्छा राम राज्य की जो समझ है और श्रुति और शास्त्र में जो बातें कही गई हैं, उन बातों को आज सैद्धांतिक रूप से पूरी अर्थव्यवस्था पर लागू करने की कोशिश है। हमारे नजर में ये एक बड़ा क्लास वार है जो हमारे ऊपर थोप दिया गया है। क्लास वार तो चल ही रहा था, लेकिन अभी है कि इस पूरे 21वीं सदी में मजदूरों को गुलाम बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो पहले वार्ता होती थी, एक तरह से ट्रेड यूनियन के लोगों के साथ वार्ता हुई है, लेकिन ट्रेड यूनियंस के प्रतिनिधियों ने जितने भी प्रस्ताव दिए उन सबको खारिज कर दिया गया, किसी को नहीं माना गया। और इन्होंने इसको जैसे तैसे पार्लियामेंट से भी इन्होंने इसको पारित कर दिया। उस समय पारित किया जब किसान आंदोलन हो रहे थे, किसान वाला भी पारित किया और ये मजदूरों का भी पारित हुआ। तो जाहिर है कि ये पूरी तरह से हम समझते हैं कि जो भी मजदूर पक्षी लोग हैं उनको इस पूरे कोड को पूरी तरह से रिजेक्ट करने की जरूरत है और पूरी तरह से इस सवाल पर मजदूरों के लिए, मजदूरों को लड़ने के सिवा और दूसरा रास्ता नहीं है। संघर्ष के सिवा उनके सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग यहाँ पर जर्मन की इतनी बड़ी क्रांतिकारी के नाम पर ये इंस्टीट्यूट है, उनकी अच्छी कृति है रिफॉर्म और रिवॉल्यूशन। तो हम इसके कानूनी पक्ष पर जितना विचार कर ले, लेकिन दरअसल ये पूंजी का हमला है
पूंजी की सत्ता है, उसके खिलाफ मजदूर वर्ग को लड़ करके ही अपनी सत्ता बनानी पड़ेगी, बीच का रास्ता नहीं है। धन्यवाद। मेरे जहन में गूंज रही थी कि मैंने एक कहानी पढ़ी थी, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि एक बहुत अच्छा कसाई था जिसने बहुत ढेर सारी भेड़ें पाल रखी थी, और रोज सवेरे जब सूर्योदय होता था सूरज की पहली किरणों के साथ, वह उन भेड़ों के बाड़े में जाता था और सारी भेड़ों को समझाता था कि कल जो भेड़ मरी थी, जो काटी गई थी, वह भेड़ तुम्हारी जैसी नहीं थी, वह काटे जाने लायक ही थी, इसलिए उसको काटा गया था। तुम सारी भेड़ें महान भेड़ें हो और तुमको कभी नहीं काटा जाएगा। कल फिर हो करके वह इस वाक्या को, इस बात को दोहराता था। तो मुख्य बात यह है कि हम किस पक्ष में खड़े हैं, कि अगर हम हमारी इंडस्ट्री है, हम उद्योगपति हैं, हम पूंजीपति हैं, तो यह सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, वाह वाह है। अगर हम श्रमिकों के पक्ष में खड़े हैं, आम लोगों के पक्ष में खड़े हैं, तो हमको चुभन महसूस होती है। तो यह समझने की जरूरत है और उस दृष्टि से हमको सारी चीजों को देखने और समझने और आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अंतिम बात मैं यह कह करके जाता हूं कि बड़ी चर्चा हुई थी अमेरिका में के न्यूयॉर्क के में ममदानी के जीत जाने की मेयर के रूप में, और उसने जिस तरीके को अपनाया अपनी जीत के लिए, मैं समझता हूं कि हमको भी उस तरीके को अपनाना होगा। शुक्रिया सारे हमारे वक्ताओं को और शुक्रिया हमारे सारे श्रोताओं को, उनके धैर्य को भी और उनके इंटरवेंशन को भी शुक्रिया।